नेशनल पेंशन सिस्टम 2021। यहाँ 2021 इसलिए लिखा है दोस्तों कि अगर आप लोग तैयारी कर रहे होंगे किसी भी एग्ज़ाम की, या आप जानकारी इकट्ठा करना चाह रहे होंगे रिगार्डिंग नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस जिसको हम कहते हैं उसके बारे में, तो आपको पता होगा कि 2021 में एकदम लेटेस्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस एनपीएस के बारे में लॉन्च किए हैं गवर्नमेंट ने, उसको नोटिफाई किया है। उसी के एग्जाम्स में आने के हाई चांसेस होते हैं। तो इंस्पेक्टर पोस्ट एग्जाम हो या डबल का एग्जाम हो या और भी कोई रिलेटेड एग्जामिनेशन हो जिसमें नेशनल पेंशन सिस्टम 2021 पूछा जाता है, या आप जनरल नॉलेज के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं, तो लेटेस्ट अपडेट के साथ ये वीडियो मैं आपके साथ लेकर आया हूं। कुछ देर तक इस बारे में डिस्कशन करेंगे और इस बॉस पॉइंट्स के अलावा एक प्रेजेंटेशन भी है मेरे पास यहाँ पे, जो कि मुझे इंस्पेक्टर पोस्ट ट्रेनिंग सेंटर में बताई गई थी, वहाँ से मुझे मिली थी। और ये इंडिया पोस्ट की प्रॉपर्टी है, टोटली मेरा इसमें कुछ भी नहीं है, और ट्रेनिंग सेंटर में इससे ट्रेनिंग दी जाती है। तो इन दोनों को मिला के हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे जो आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। रिक्वेस्ट आपसे बस इतनी, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, इट्स ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप सब लोगों के लिए, मेरे साथियों के लिए ये वीडियोज़ हैं। आई जस्ट वॉन्ट कि आप प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। इससे बड़ा मुझे आपका मदद कुछ नहीं चाहिए। शुरू करते हैं कि भाई नेशनल पेंशन सिस्टम 2021 के जो रूल्स निकाले उसमें नंबर 1 सेक्शन था, वो क्या कहता था? शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट की बात कर रहा है। तो कह रहा भैया कि जो सेंट्रल सिविल सर्विसेज, इसको हम ये भी कहेंगे, क्या कहेंगे? सीसीएस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल पेंशन सिस्टम रूल्स 2021। सो इफ यू आर गिविंग एनी एग्जामिनेशन जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि भाई एनपीएस 2021 को और क्या कहा जाता है, तो सीसीएस इंप्लीमेंटेशन ऑफ एनपीएस रूल्स 2021 भी कहा जाता है। इसके अलावा अगर आप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर लिख रहे हैं तो प्लीज अगर आप ये चीज कोट करके आते हैं, इंस्टेड ऑफ राइटिंग नेशनल पेंशन सिस्टम 2021 एवरीवेयर, इफ यू राइट सीसीएस इंप्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल पेंशन सिस्टम रूल्स 2021, this can fetch you extra marks because examiner will know कि कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो आपके पास है, जो सब लोगों ने नहीं लिखी है। तो अगर आप लोगों को याद रहे तो प्लीज प्लीज प्लीज, अगर आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है यानी डबल का एग्जाम है या और किसी मिनिस्ट्री का ऐसा कोई एग्जाम है, तो प्लीज 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 इट इज रिक्वेस्टेड आप ये लिख के जरूर आए। एप्लीकेशन का मतलब ना तो मोबाइल एप्लीकेशन से है फ्रेंड्स, और ना ही एप्लीकेशन का मतलब उस एप्लीकेशन से है जो हम अपने ऑफिस में अक्सर लगाते रहते हैं और वो रिजेक्ट भी होती रहती है। सर मैंने खाना नहीं खाया, खाना खाने के लिए 2 दिन की छुट्टी दे दीजिए। सर आई वॉन्ट टू टेक माई गर्लफ्रेंड टू फ्रांस, काइंडली अलाउ मी 2 days कैजुअल लीव अलॉन्ग विद स्टेशन लीव, सिटी लीव, डिस्ट्रिक्ट लीव, कंट्री लीव। नो, रिजेक्टेड, नॉट ग्रांटेड। रीजन शॉर्टेज ऑफ स्टाफ। ये वो वाली एप्लीकेशन में नहीं है। एप्लीकेशन है भाई कि ये जो रूल्स की हम बात कर रहे हैं, अच्छा जो गर्लफ्रेंड वाले हैं जो फ्रांस ले जाना चाहते हैं, वाइफ्स को फ्रांस ले जाना चाहते हैं, हाँ उनके दिमाग में आ गया आइडिया, छुट्टी जाना है, पढ़ाई कर लीजिए चुपचाप। इसी बात पे आई वॉन्ट यू टू हिट थम्स अप। चलिए शुरू करते हैं फिर से। एप्लीकेशन का मतलब है कि ये वाले रूल्स आखिर किस पर अप्लाई हो रहे हैं, किस पर अप्लाई हो रहे हैं। तो ये रूल्स जो है सभी गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर अप्लाइड हैं, ये हम चीज जानते हैं। इसमें इंक्लूड कौन है? सिविलियन गवर्नमेंट सर्वेंट्स इन डिफेंस सर्विसेज। आप जानते हैं कि आर्मी में तो पेंशन है, बट जो सिविल सर्वेंट्स हैं आर्मी डिफेंस सर्विसेज के, उनके ऊपर ये रूल्स एप्लीकेबल हैं। इसके अलावा ये लोग हैं, ये कैटेगरीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव हो या डिस्क्रिप्टिव हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके ऊपर अप्लाई नहीं होते रेलवे सर्पेंट्स, क्योंकि ये लोग क्या है ना, सेपरेटली इनके रूल्स को आगे बनाकर इंप्लीमेंट करवाते हैं। तो वैसे तो इन सब के ऊपर भी हो ही रहे हैं किसी ना किसी तरीके से, एनपीएस में लगभग सब कवर्ड है, बट ऐसा लिखा हुआ है रूल्स में कि तो इसको आपको याद कर लेना है। डेफिनेशंस, देखिए बहुत सारी डेफिनेशंस दी हैं एनपीएस रूल 2021 में। आई रिकमेंड दैट यू शुड वंस गो टू दैट पोर्शन एंड रीड ऑल द डेफिनेशंस, बट कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं विच आर रियली इंपॉर्टेंट एज फार एज एग्जामिनेशन इज कंसर्न, तो मैं आपके सामने लेके आऊं। एनुटी मीन्स स्पेसिफिक पीरियोडिक पेमेंट बाय द एनुटी सर्विस प्रोवाइडेड टू द सब्सक्राइबर ऑन परचेज ऑफ एनुटी प्लान आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड पेंशन कॉर्पस। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, समझ लीजिए। नेशनल पेंशन सिस्टम में हम सब जानते हैं कि एक अमाउंट जमा हो जाता है जिसका 60% अमाउंट हमें रिटायरमेंट पे पेड कर दिया जाता है, एंड बैलेंस 40% इज कन्वर्टेड इनटू एन्युटी। नाउ एन्युटी मींस यही होता है कि जो 40% अमाउंट हमने छोड़ा है, डिपॉजिट किया है विद द एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर, जो भी सर्विस प्रोवाइडर हैं उसके अंदर उनके पास, वो लोग हमें एक पीरियोडिक पेमेंट, जिसकी बात यहां पे है
पेंशन के रूप में, इन द फेस ऑफ पेंशन, उसकी बात कर रहा है। तो एन्युटी इज इक्वल टू पेंशन इन केस ऑफ एनपीएस। तो पीरियोडिक पेमेंट्स कब मिलेंगे? जब हम अपना 40% अमाउंट से एन्युटी परचेज करेंगे। एन्युटी मींस पीरियोडिक पेमेंट बाय द एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर। तो हम एक किसी एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर को अपना 40% दे देंगे और उस 40% को इन्वेस्ट करते हुए, उससे रिटर्न फेच करते हुए वो लोग हमें एन्युटी पीरियोडिक पेमेंट करेगा। दिस इज कॉल्ड पेंशन। एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर कौन है? कोई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जो कि आईआरडीए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी से एम्पेनल्ड है और उसकी रूल्स के अंतर्गत काम करती है और एनपीएस के साथ जुड़ी हुई है। वो है एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर। इसमें बहुत सारे प्रोवाइडर्स हैं, आप जानते हैं एलआईसी पेंशन फंड, एसबीआई पेंशन फंड, कई सारे प्राइवेट फंड्स भी इंक्लूड हैं। उनकी लिस्ट मैंने बाद में आपके लिए दे दी है। एक टर्म यूज किया है फॉरेन सर्विस। तो फॉरेन सर्विस का मीन है सर्विस इन विच अ गवर्नमेंट servant receives his pay with the sanction of government from any source other than the consolidated fund of India or the consolidated fund of state or the consolidated fund of union territory। जब इन सब, फॉरेन का मतलब केवल विदेश से मतलब नहीं है, अदर कंट्री से मतलब नहीं है, इन फंड के अलावा अगर कहीं और से उसकी सैलरी फंड हो रही है, दैट इज कॉल्ड फॉरेन सर्विस। गवर्नमेंट का मतलब इन रूल्स में केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट है। फिर स्टेट गवर्नमेंट इन रूल्स को अपने हिसाब से मॉडिफाई या बिना मॉडिफाई किए एक्सेप्ट करेंगे। बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि पे कमीशन के केस में किया जाता है। तो ये बिल्कुल उसी तरीके से है। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कौन होता है? मीन्स एन अथॉरिटी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 ऑफ द डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल्स 1978। भैया 1978 के डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल्स में जिनको भी अथोराइज किया गया है वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होते हैं। और कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है और एनी अदर पर्सन जिन्हें प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट किया है। तो भाई प्रेसिडेंट तो कुछ भी कर सकते हैं, उनका बस चले तो मुझे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बना दें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेशनल पेंशन सिस्टम को डेफिनेशंस यानी सेक्शन 3 में डिफाइन किया गया है। सो इफ इन योर एग्जामिनेशन देयर इज अ क्वेश्चन डिफाइन नेशनल पेंशन सिस्टम, इफ इन योर एग्जामिनेशन देयर इज अ क्वेश्चन डिफाइन नेशनल पेंशन सिस्टम, देन प्लीज राइट as per section 3 of the Central Civil Services Implementation on National Pension System Rules 2021 under the head definitions, it is clearly specified that National Pension System means the contributory pension system referred to in section 20 of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, PFRDA Act, whereby contribution from a subscriber are collected and accumulated in an individual pension account using a system of points of presence, a central record keeping agency जो कि NSDL है, and pension funds as may be specified by regulation by pension fund regulatory authority। अगर आपने ये डेफिनेशन लिख दी ना दोस्तों मजा ही आ जाएगा। मतलब मैं चाहता हूँ कि अब ये वाली डेफिनेशन को यूज करें अपने एग्जाम के अंदर। कह ही रहा है कि नेशनल पेंशन सिस्टम कुछ नहीं है, एक कॉन्ट्रीब्यूटरी स्कीम है जिसमें हम सब लोग कंट्रीब्यूट करते हैं और ये सेक्शन 20 ऑफ पीएफआरडीए एक्ट 2013 से रेगुलेटेड है और इसके अंदर जितने सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी इसको मेंटेन करती है। आप जानते हैं एनएसडीएल जो है वो सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी है। जनरल कंडीशन सेक्शन 4 में दे रखी हैं, जरा ध्यान से पढ़ते जाइएगा आप लोग। एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट की जिम्मेदारी है, यानी कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट अगर अपॉइंट होता है तो इट्स हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इमीडिएटली फिल अप द कॉमन सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ये टेक्निकली याद रख लीजिएगा शब्द। एप्लीकेशन फॉर्म इज नोन एज कॉमन सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड सबमिट टू द हेड ऑफ द ऑफिस इमीडिएटली। तो जिस भी ऑफिस में वो काम कर रहा है, जैसे मैं आजकल प्रोफेसर हूं तो मैं अपने प्रिंसिपल को इमीडिएटली सबमिट करूंगा दिस फॉर्म, कॉमन सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म। मैं अगर इंस्पेक्टर पोस्ट हूं तो मैं अपने सुपरिटेंडेंट को ये सबमिट करूंगा। मैं अगर पोस्टल असिस्टेंट हूं तो मैं अपने पोस्ट मास्टर को सबमिट करूंगा। हेड ऑफ द ऑफिस जो होगा चेक करके सारी एंट्रीज को फॉरवर्ड करेगा डीडीओ को, यानी जहां से सैलरी बनती है 3 डेज के अंदर। ये टाइम लिमिट स्पेसिफाई की गई हैं। डीडीओ 3 डेज में भेजेगा पीएओ जिसे पे एंड अकाउंट्स ऑफिस को जो है वहां पे भेज देगा 3 डेज के अंदर। और पीएओ का काम है कि वो सीआरए को, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी को 3 दिन के अंदर ऑनलाइन मोड, यहां ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन मोड से भेजेगा। उनको एक लॉगिन मिला हुआ है, उससे ट्रांसफर वगैरह बहुत सारी चीजें फैसिलिटेट होती हैं। ऑनलाइन मोड से भेजेंगे और साइंड हार्ड कॉपी इज टू फॉलो भेजनी जरूरी है। सीआरए प्रैन नंबर अलॉट करेगा, प्रैन इज परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, और ये डिटेल्स जो है वो पाओ के साथ शेयर कर देगा। और कार्ड
आपके पास सबके पास आया होगा कार्ड, और उसकी किट जो है वो सब्सक्राइबर को भेज देगा। पैन कार्ड जो है वो प्रिंट और डिस्पैच कर दिया जाता है 10 दिन के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ड्यूली फिल्ड इन रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड NSDL CRA। तो 10 डेज का टाइम होता है इनके पास। जो PAO है वो DDO को इन्फॉर्म कर देगा, और हेड ऑफ द ऑफिस जो है सब्सक्राइबर को कर देगा, और उसकी सर्विस बुक में 5 डेज के अंदर एंट्री करनी होगी। यानी कि जो भी वहाँ से लेटर वगैरह आएंगे उसे सर्विस बुक में पेस्ट करके एकदम सर्विस बुक में इन्फॉर्मेशन हो जानी चाहिए। क्या इन्फॉर्मेशन हो जानी चाहिए भाई? ये इन्फॉर्मेशन कि इनका पैन नंबर ये है। ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द फर्स्ट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट शैल बी क्रेडिटेड इन हिज इंडिविजुअल पेंशन अकाउंट विद इन 20 डेज ऑफ द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन और बाय द लास्ट डेट ऑफ द मंथ इन विच द गवर्नमेंट सर्वेंट ज्वाइंट। देखो क्लियर बात कह रहा है, मान लो आपने 3 तारीख को 3 मई को गवर्नमेंट सर्विस में ज्वाइन किया, तो 20 डेज 23 मई को होंगे, और 23 मई को सैलरी ड्रॉ नहीं होती है। तो लास्ट डेट ऑफ द मंथ यानी कि आप 3 तारीख को ज्वाइन किए, 31 मई को आपके में पेंशन अकाउंट में आपका कंट्रीब्यूशन क्रेडिट हो जाना चाहिए। और अगर ये जो है ये वाली चीज़ जो है ब्रीच नहीं हो सकती, जिस गवर्नमेंट सर्वेंट ने जिस महीने में ज्वाइन किया है उसमें 20 डेज या लास्ट डे ऑफ द मंथ ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट। यानी कहने का मतलब वो मान लीजिए आपने 20 मई को ज्वाइन किया, 20 मई को, तो लास्ट डे ऑफ द मंथ तक चीज़ें नहीं हो पाएंगी, तो आपको 20 डेज प्लस करने हैं 20 मई में, एंड इट विल बिकम 10 जून। तो ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। आप सबको नहीं हुआ है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं ग्रुप्स में भी, मैं आपको बोलूंगा, एक बार वीडियो को पीछे करके सुन लीजिएगा मैंने क्या बोला। 20 डेज और एंड ऑफ द मंथ विच एवर इज लेटर। अगर मंथ के लेटर पार्ट में ज्वाइन कर रहे हैं तो फिर वो अगले महीने में जाएगा, बट 20 डेज पार नहीं हो सकते। ये DDO से रिलेटेड अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। DDO यानी WO एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकता है। Upon incomplete process and salary is being drawn, then NPS deduction must be made and withheld। अगर ये प्रान नंबर इशू का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाया है, ऐसे केस में भी डिडक्शन करना है, और NPS डिडक्शन को एक जगह पे सेव करके रख लेना है। NPS डिडक्शन किस पे होता है? देखिए एमोलमेंट्स दिए हुए हैं 5 नंबर में, बेसिक पे प्लस DA पे होता है, आप जानते हैं, इसका 10%। नॉन प्रैक्टिस अलाउंस जो मेडिकल ऑफिसर्स को मिलता है वो भी इसका पार्ट फॉर्म होता है। लीव सैलरी यानी आप CL जाते हो, EL जाते हो, उन दिनों भी सैलरी मिलती है, उसका भी 10% जाता है। सब्सिस्टेंस अलाउंस का भी ये परसेंटेज जाता है, लेकिन सब्सिस्टेंस अलाउंस के केस में ऑप्शन होता है कि वो चाहे तो NPS का डिडक्शन ना दे। फॉर सब्सक्राइबर ऑन डेप्यूटेशन आउटसाइड इंडिया, जो पे वो इंडिया में ड्रॉ कर रहे होते उसके ऊपर उनको मिल जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएंगे। एक छोटा सा चार्ट मैंने बनाया फनी सा मछली जैसा, दिखाता हूँ आपको। NPS 10% जाता है, एम्यूलमेंट्स का हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट हायर रुपीज़ पे राउंड ऑफ होता है। ड्यूरिंग सस्पेंशन ऑप्शनल है, सब्सिस्टेंस अलाउंस में से ऑप्शनल है। नो पे नो कॉन्ट्रीब्यूशन, मतलब अगर आपको सैलरी नहीं मिल रही है ना तो आपको NPS का कॉन्ट्रीब्यूशन भी देना, सिंपल सी बात है। यानी EXOL पे चल रहे हो, सैलरी नहीं आ रही तो ये एम्यूलमेंट्स बन ही नहीं रहे ना आपके। द डिटेल्स टू PAO बाई 20th ऑफ ईच मंथ, यानी जो पिछले मंथ में डिडक्शन हुआ है उसकी डिटेल्स PAO को 20th ऑफ ईच मंथ तक पहुंच जानी चाहिए। और अप्रैल के केस में ये थोड़ा सा मतलब डिले हो सकता है, लेकिन 20th तक पहुंच जाएगा। PAO टू अपलोड सब्सक्रिप्शन कंट्रीब्यूशन फाइल बाय 25th। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कह रहा है मान लो आपकी मई की सैलरी है, तो मई का मंथ एंड हुआ 31 मई को, एंड वी ऑल गॉट द सैलरी। नाउ इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द DDO दैट फॉर द मंथ ऑफ मई जो डिडक्शन हुआ है NPS का, information for that must be communicated to PAO by 20th of June, and the PAO will submit within 5 days, that is 25th of June, to the it will upload the contribution file, subscription contribution file on that online mode, and the contribution जो एक्चुअल contribution आया होगा ना उसे ट्रस्टी बैंक को एक्रेडिट बैंक के थ्रू एक्रेडिट बैंक पहुंचा देंगे। इसका मतलब क्या है कि एक जो बैंक अकाउंट होगा NSDL का, उसको किसी भी ट्रस्टी बैंक के थ्रू मंथ के एंड तक पहुंचा देंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 31 मई की जो सैलरी थी उसका 20th तक आपने इन्फॉर्मेशन PAO को दे दी, PAO ने 25th तक ऑनलाइन अपलोड कर दी, और मंथ के एंड तक वो पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन जो आपका 10% कटा है उसको ट्रांसफ़र भी कर दिया। जहां मार्च की बात आती है तो एंड ऑफ द मंथ वाली कंडीशन ब्रीच हो जाती है और 1 अप्रैल को ये भेजा जा सकता है।
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन केस ऑफ डिले इंटरेस्ट इज एडमिसिबल टू द सब्सक्राइबर एज पर रूल इट। भाई ध्यान रखिए, और हम सब ने कभी यूज नहीं किया, अगर आपके एनपीएस का कंट्रीब्यूशन डिले होता है ऐसे केस में इंटरेस्ट इज एडमिसिबल। अब इसके बारे में रूल 8 में पढ़ लेंगे, अभी फिलहाल आगे चलते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया इस पीडीएफ में। कंट्रीब्यूशन बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन इज 14%, आप सब लोग जानते हैं। नो कंट्रीब्यूशन बाय सब्सक्राइबर इज नो कंट्रीब्यूशन बाय गवर्नमेंट। अगर आपकी सैलरी नहीं आ रही है, आपका कंट्रीब्यूशन नहीं हो, तो गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूशन नहीं करने वाली है। देखो भाई साफ साफ लिखा है, अगर कोई भी डिले होता है जो कि गवर्नमेंट सर्वेंट की वजह से नहीं हो रहा है तो उसे इंटरेस्ट पेड किया जाएगा। इफ देयर इज अ डिले इन द क्रेडिटिंग ऑफ नेशनल पेंशन सिस्टम डिडक्शंस, इन सच अ केस interest shall be credited to the pension account of the employee within 30 days। 30 दिन के अंदर ये काम करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी? जो पीपीएफ के डिपॉजिट्स के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है वो होगी, जो भी पीपीएफ के डिपॉजिट्स के ऊपर होगी। और ये चीज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को एग्जामिन करनी है कि किसने गलती की थी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी है। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, आफ्टर फिक्सिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके खिलाफ रिकवरी के साथ साथ इस तरह से एक्शन लेना है जैसे टीडीएस डिडक्शन के केस में होता है एज पर सेक्शन 201 आई ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपको एग्जाम में कहीं लिखने का मौका मिले इसे जरूर लिख के आइएगा, एक्स्ट्रा मार्क्स पाने का बहुत अच्छा जरिया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें तो क्या डिलेड पेमेंट के ऊपर एडमिसिबल है इंटरेस्ट? यस एडमिसिबल है। इंटरेस्ट रेट क्या है? पीपीएफ के बराबर है। कैसे ट्रीट किया जाता है? टीडीएस डिडक्शन में फेल हो गए हैं, लॉस ऐसा माना जाता है। एक्यूमुलेटेड पेंशन की जो भी हमारी मैनेजमेंट है वो 10 फंड मैनेजर्स करते हैं। तो आप ये लिंक मैंने यहाँ दे दिया, आप इसको क्लिक करिएगा तो आप सीधे फंड मैनेजर्स की लिस्ट पे पहुंच जाएंगे। मैंने यहाँ पे दे दिया, फंड मैनेजर्स की लिस्ट वहाँ पे मौजूद है। नेशनल पेंशन सिस्टम 2021 रूल्स में एक बहुत ही बड़ा चेंज हुआ था, वो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। कई लोग हैं जो नेशनल पेंशन सिस्टम का विरोध करते हैं, सही भी हो सकता है दैट दे आर अगेंस्ट द नेशनल पेंशन सिस्टम। आई एम वन ऑफ दोज हु इज इन फेवर ऑफ नेशनल पेंशन सिस्टम। वन थिंग दिस नेशनल पेंशन सिस्टम वाज गिविंग कि अगर आपकी किसी गवर्नमेंट सर्वेंट की डेथ हो जाती है तो द फैमिली इज एंटाइटल्ड टू ओल्ड पेंशन, ओल्ड फैमिली पेंशन। बट इस क्लॉज में ना इसको चेंज कर दिया है, तो बहुत ज़रूरी है कि अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो आप ज़रा ध्यान रखें और फॉर्म 1 इमीडिएटली भर दे। सो इफ यू आर अ गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज कवर्ड अंडर नेशनल पेंशन सिस्टम, प्लीज इन रूल्स को पढ़ लीजिए, क्योंकि पहले ओल्ड पेंशन, फैमिली पेंशन मिलती थी डेथ के केस में। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, नेशनल पेंशन सिस्टम में डेथ के केस में क्लियरली फैमिली मेंबर्स को फैमिली पेंशन मिलती थी, बट एज पर रूल्स इन 2021 इट हैज बीन स्लाइटली चेंज। और अब आपको एक ऑप्शन फॉर्म 1 में भरना है कि डेथ के केस में आपको ओल्ड पेंशन चाहिए फैमिली को, यानी जो हमारे पेंशन रूल्स 1972 है उनसे गवर्न कराना है, फैमिली पेंशन देनी है, या न्यू पेंशन स्कीम में जाना है। अब आपको चूज करके फॉर्म 1 भर के अपने ऑफिस में देना। अगर नहीं किया है तो तुरंत करें, हेड ऑफ द ऑफिस को भेजें, ये वो उसे आगे फॉरवर्ड करेगा। फॉर्म 2 में अपने फैमिली मेंबर्स की डिटेल्स को भरें, इमीडिएटली ये चेंज हुआ है। हालांकि इसमें ये भी सच है कि अभी इसके अंदर डिफॉल्ट ऑप्शन 3 साल के लिए, 3 इयर्स के लिए डिफॉल्ट ऑप्शन ओल्ड फैमिली पेंशन रखा हुआ है, लेकिन ये डिफॉल्ट ऑप्शन 3 साल के लिए। अगर 3 साल बाद अगर कोई हादसा होता है और आपने चेंज नहीं किया ना, तो आपका डिफॉल्ट ऑप्शन जाएगा एनपीएस के अंदर। तो इमीडिएटली आप फॉर्म 1 भरने की प्रक्रिया जो है वो कर लें, मेरे हिसाब से बहुत सही रहेगा। अगर आप कोई भी ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो तो डिफॉल्टली दिया है कि भाई 15 साल या 3 साल का डिफॉल्ट ऑप्शन तो है ही, और अगर आप पहले रिटायर हो जाते हो, 15 साल की सर्विस से पहले डेथ हो जाती है तो ओल्ड पेंशन मिल जाएगी। बट ये 3 ईयर का डिफॉल्ट ऑप्शन जो है ना, अगर चौथा साल लग गया और ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं कर रखा है तो आप न्यू पेंशन स्कीम से आपकी फैमिली को पेंशन मिलेगी। एट प्रेजेंट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप तुरंत फैमिली पेंशन के लिए फॉर्म 1 में भर दें, क्योंकि अभी हमारा कॉर्पस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ नहीं है। रिटायरमेंट ऑन सुपर एन्युएशन 60:40 रेशियो आप जानते हैं। अगर आप रिटायर हो रहे हैं प्रॉपरली 60 की एज में तो 60% आपका
पेमेंट हो जाएगा, 40% की आपकी एनुटी बांधी जाएगी। अनइम्पॉर्टेंट है, गवर्नमेंट सर्वेंट अगर रेजिग्नेशन देता है, जैसे कि मैंने दिया था अपनी सर्विस से, एनपीएस में भैया ट्रांसफर करा लो, मेरा सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट में ट्रांसफर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर अगर आप किसी सर्विस में नहीं जा रहे हो तो प्री मैच्योर एग्जिट माना जाएगा, यानी यहाँ पे 20% मिलेगा, यहाँ 80% हो जाएगा। वो एक दूसरी स्लाइड है, उसमें भी मैंने बताया, नीचे ही बताया, वहाँ देख लेंगे। अगर आप किसी और कॉर्पोरेशन कंपनी में एब्जॉर्ब हो जाते हो और वहाँ पे एनपीएस है तो एनपीएस ट्रांसफर हो जाएगा और नॉन गवर्नमेंट सब्सक्राइबर की तरह आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ये सब अनइम्पॉर्टेंट है। कंपलसरी रिटायरमेंट अगर दे देते हैं तो ऐसे केस में भी उसका जो है पेंशन, न्यू पेंशन सिस्टम चलता रहेगा। ये एक अच्छा पॉइंट है। वेयर सब्सक्राइबर इज कंपलसरी रिटायर्ड एज अ पेनल्टी और डिसमिस्ड और रिमूव फ्रॉम सर्विस, lump sum payment and the annuity out of his accumulated pension corpus shall be paid to him। यार ये बहुत अच्छा पॉइंट है, तो आप इसको 18th को याद रख लीजिएगा। 19 देख लीजिए, डिपार्टमेंट ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पेंडिंग ऑन रिटायरमेंट शेल नॉट अफेक्ट। आप देखते थे ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर अगर आप रिटायरमेंट के टाइम पे कोई चार्जशीट पेंडिंग है और एनी एक्शन इज कंटेम्पलेटेड अगेंस्ट यू, इन सच अ केस पेंशन कैन बी विदहोल्ड, बट हियर इट शेल नॉट अफेक्ट द बेनिफिट्स पेएबल टू द सब्सक्राइबर आउट ऑफ हिज एक्यूमुलेटेड पेंशन कॉर्पस। नो, दिस इज अ वंडरफुल पॉइंट। 18 एंड 19 यू मस्ट नो दीज पॉइंट्स एब्सोल्युटली। एग्जाम के हिसाब से भी ना इसमें ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों ही तरह के सवाल बनते हैं। फैमिली को डेथ के टाइम पर एज पर ऑप्शन मिलेगा या फिर एज पर डिफॉल्ट मिलेगा। अभी मैंने आपको डिफॉल्ट्स अच्छे से समझा दिए हैं। डिफॉल्ट ये है कि 3 साल तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 साल तक आप ओल्ड पेंशन में जा रहे हो, फैमिली पेंशन मिलेगी डेथ के केस में, बट 3 साल बाद जो है ना बड़ा चक्कर पड़ जाएगा। आपको एक्सरसाइज करना है ऑप्शन वेरी इमीडिएटली। लिस्ट ऑफ सब्सक्राइबर्स ड्यू फॉर रिटायरमेंट, तो एचओडी की जिम्मेदारी है कि वो हर 3 महीने पर लिस्ट बनाए, जिसमें 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर को रिटायर होने वाले अगले 12 से 15 महीने के रिटायरीज को जो है उनको लिस्ट करके रखे, जिससे कि इंटीमेशन दी जा सके सही समय पे सीआरए को। इंटीमेशन टू द डायरेक्टरेट ऑफ एस्टेट्स रिगार्डिंग इशू ऑफ नो डिमांड सर्टिफिकेट। अब भाई ये समझ लीजिए, कई सारे गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं वो आर रिसाइडिंग इन क्वार्टर्स, सो अंडर द ओल्ड पेंशन सिस्टम the no demand certificate is issued by the department itself, but here intimation to director of estates is to be given so that अगर कोई प्रॉब्लम है तो एनपीएस से उसकी रिकवरी वगैरह करी जा सके। सबमिशन ऑफ क्लेम फॉर बेनिफिट्स अंडर द नेशनल पेंशन सिस्टम ऑन सुपर एन्युएशन। तो भाई सुपर एन्युएशन में क्या होता है, जैसे कि पेंशन के कागजात बनाए जाते हैं ना, पेंशन की प्रोसीडिंग्स होती हैं बहुत सारी ओल्ड पेंशन में, वैसे ही हर सब्सक्राइबर को 6 months बिफोर द डेट ऑन विच ही इज ड्यू टू रिटायरमेंट उसको ये सारे ड्यूली फॉर्म फिल्ड भर के, कौन सा विड्रॉल फॉर्म भर के अपनी अथॉरिटी को प्रेजेंट कर देना चाहिए। अगर वो प्री मैच्योर एग्जिट कर रहा है, मान लीजिए कोई रिजाइन कर रहा है, इन सच अ केस जब उसका ऑर्डर हो जाए, रिजाइन एक्सेप्ट हो जाए, उस टाइम पे कर दे। और नेशनल पेंशन सिस्टम जो है वो एक क्लेम आईडी जनरेट करता है, पहले से कर देता है, मतलब रिटायरमेंट की अगर आपने प्रोसीडिंग्स कर दी हैं तो पहले से एक क्लेम आईडी जनरेट हो जाएगी, एंड दैट क्लेम आईडी विल बी ऑपरेशनल ऑन द डे ऑफ रिटायरमेंट, सो यू सिंपली पुट द क्लेम आईडी एंड रिलीज द पेमेंट। इट इज रियली अ वंडरफुल ऑनलाइन सिस्टम बाय द national pension system. So the question is, who issues the claim ID? So national pension system, that is our CRA, Central Record Keeping Agency जो है, it's their duty to generate claim ID. यहाँ पढ़ लेते हैं, डेट ऑफ रिटायरमेंट टू बी नोटिफाइड। अगर एक गजेटेड ऑफिसर रिटायर हो रहा है, दैट इज गजेटेड सब्सक्राइबर, तो नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजेट हैज टू बी देयर, एंड इन केस ऑफ नॉन गजेटेड सब्सक्राइबर इट विल बी एन ऑफिस ऑर्डर विल वर्क। सो द गजेटेड ऑफिसर जो उस ऑफिस का इंचार्ज होगा वो एक ऑफिस ऑर्डर निकाल के रिटायर कर देगा, कर तो देगा, बट उसकी इंफॉर्मेशन गजेटेड ऑफिसर के केस में नोटिफाई करनी पड़ेगी in the gazette. 27 to 30 is not important. Here are some other important points like PFRDA जो है वो regulations 2015 भी उन्होंने बना रखे हैं। 3 टाइप के सब्सक्राइबर्स बताए हैं, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हमारे आपके जैसे, एक अदर सिटीजन्स जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स के हैं। There are more than 200 corporates who have enrolled themselves इनटू न्यू पेंशन सिस्टम। मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो कह ही रहा है ओल्ड पेंशन दे दो, कुछ लोग सही भी हैं उस केस में। जो यंग लोग हैं जिनकी ज़्यादा सर्विस है उनका कहना है न्यू पेंशन रहने दो, क्योंकि उनका सर्विस लंबा है तो उन लोग को बेनिफिट्स अलग टाइप के हैं, नथिंग पॉलिटिकल अबाउट इट। बट कॉर्पोरेट सेक्टर्स भी कई सारे हैं जो जुड़ चुके हैं न्यू पेंशन स्कीम से, और एनपीएस लाइट और स्वावलंबन, तो 3 तरह के यहाँ पर ये कस्टमर्स हैं। ये ज़रा आप अच्छे से देख लीजिए। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय या कोई से भी हैं, सुपर एन्युएशन पे रिटायरमेंट हो रहा है ना 60 की एज पे, तो भाई 60% पेमेंट कर देंगे,
40% एन्युटी बना देंगे। इस पेमेंट को आप चाहो तो 10 और साल के लिए एनपीएस के साथ छोड़ सकते हो, उस पर जो भी मार्केट रिटर्न्स है वो मिलते रहेंगे, यानी कैन बी डेफर्ड अप टू एज ऑफ 70। और एन्युटी को आप मैक्सिमम 3 इयर्स के लिए डेफर कर सकते हो। कहो नहीं मुझे 60 पे नहीं चाहिए पेंशन, आई वांट माय पेंशन टू स्टार्ट फ्रॉम 63 इयर्स ऑफ एज, इट कैन बी डन एज वेल। पेंशन इज पेएबल टू गवर्नमेंट सर्वेंट फर्स्ट, देन टू द स्पाउस, देन टू द डिपेंडेंट्स। When none of them are alive, then the corpus to the nominee, and if nominee is also not there, तो legal heir को पूरा corpus amount का पेमेंट मिल जाएगा बची हुई एन्युटी के अंडर से। If the fund accumulated in NPS is less than 5 लाख, मान लीजिए आपकी सर्विस इतनी छोटी है या आपकी सैलरी कम थी या कोई सैलरी कम तो वजह नहीं हो सकती, बट सर्विस छोटी होने की वजह से 5 लाख रुपए भी नहीं जुड़ पाए एनपीएस में, नॉट इवन 5 लाख रुपीज, देन 60-40 विल लैप्स, सीधे 100% लमसम पेमेंट हो जाएगा। आप वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले रहे हैं, 60 का अभी नहीं हुआ है, आपने वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले लिया तो 20%, इसको कहते हैं प्री मैच्योर एग्जिट, तो ये 60 की जगह 20 हो जाएगा, 80% की एन्युटी आपको बांधनी पड़ेगी। और अगर एक्यूमुलेटेड फंड यहाँ 5 था, इधर 2.5 लाख ही होगा ना, तो 100% लमसम पेमेंट कर दिया जाएगा। डेथ ऑफ द एम्प्लॉय, अगर उसने एनपीएस ऑप्ट कर रखा है तो 20% लमसम और 80% की एन्युटी बनाकर उनकी फैमिली को पेंशन देनी शुरू कर दी जाएगी। तो आप ये ध्यान रखें, अगर उन्होंने एनपीएस ऑप्ट किया है, और अगर उन्होंने ऑप्ट किया है फैमिली पेंशन एज पर पेंशन रूल्स, तो उनको फिर ओल्ड के हिसाब से फैमिली पेंशन ओल्ड रूल्स के हिसाब से मिलेगी। पार्शियल विड्रॉल ऑफ एक्यूमुलेटेड पेंशन, यहाँ पे सीधी बात कह रहा है कि जैसे जीपीएफ होता था लोगों का, उसमें से लोग विड्रॉल करते थे, वैसे ही एनपीएस में से भी विड्रॉवल बिल्कुल पॉसिबल है। तो अगर आप एनपीएस के सब्सक्राइबर हैं और आपके पास एक बड़ा कॉर्पस जुड़ चुका है और आपको किसी चीज के लिए रिक्वायरमेंट है पैसे की, तो यस, नेशनल पेंशन सिस्टम सब्सक्राइबर्स कैन ऑल्सो विड्रॉ फ्रॉम देयर एक्यूमुलेटेड पेंशन वेल्थ, नॉट एक्सीडिंग, कितना कर सकते हैं, मैक्सिमम 25% ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय द सब्सक्राइबर, एक्सक्लूडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय द एम्प्लॉयर। तो यानी ध्यान रखिएगा, जो 10% हमारा कट रहा है केवल उसका तो मिल जाएगा, और हमारी जो एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन है वो इसका पार्ट फॉर्म नहीं करेगा। इसके भी कुछ स्पेसिफिक पर्पस हैं, फॉर हायर एजुकेशन ऑफ हिज हर चिल्ड्रन, लीगली एडॉप्टेड चाइल्ड के लिए भी, मैरिज हो गया, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस वगैरह के रीजंस हो सकते हैं, स्पेसिफाइड इलनेस, इसमें कैंसर वगैरह बहुत सारी तरह की चीज़ें हैं, और लीगली वेडेड स्पाउस चिल्ड्रन, लीगली एडॉप्टेड चिल्ड्रन, इन सब की भी कोई दिक्कत आती है, स्पेसिफाइड इलनेस आती है, इनकी हॉस्पिटलाइजेशन आती है, उन सब के लिए पैसा इसमें से विड्रॉ कर सकते हैं। विड्रॉल के लिए ये ध्यान रखिए कि कम से कम 3 साल हो चुके होने चाहिए ज्वाइनिंग को, और सब्सक्राइबर जो है 25% अमाउंट जो निकालेगा उसके अंदर 3 टाइम्स कर सकता है पूरी सर्विस के अंदर, और उसमें 5 इयर्स का गैप होना जरूरी है 2 विड्रॉल्स। मैंने ये नहीं कि एक विड्रॉल आज कर लिया, कल कर लिया, परसों कर लिया, अगर एक आज करूंगा तो अगला 5 साल बाद, उसका अगला 5 साल बाद, 3 ही मैक्सिमम थे, यहाँ बात खत्म हो गई। लेकिन अगर कोई स्पेसिफाइड डिजीज की बात आ जाती है, कोई स्पेसिफाइड इलनेस की बात आ जाती है, तो ये जो 5 इयर्स गैप है ना, इसको रिलैक्स किया जा सकता है। टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं अंडर आईटी एक्ट 1961, जो हमारे टियर 1 अकाउंट में मिलता है। आप जानते हैं कि हमारा जो अपना कंट्रीब्यूशन होता है वो 80 CCD 1 में एग्जम्प्ट होता है, और ये 1.5 लाख की 80C की सीलिंग के अंदर ही आता है। सो देयर माइट बी अ क्वेश्चन फ्रॉम यू कि भैया टैक्स बेनिफिट्स ऑफ एनपीएस बता दीजिए, तो यहां से बता दीजिएगा, आप ये पढ़ लीजिएगा अच्छे से। एडिशन टू डिडक्शन अलाउड अंडर सेक्शन 80 CCD 1 फॉर कंट्रीब्यूशन इन एनपीएस अकाउंट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 50,000 अंडर सेक्शन 80 CCD B1। यहां पर 150 के ऊपर 50,000 की एडिशनल छूट और मिलती है, यानी अगर आप एनपीएस वाले बंदे हैं ना, तो आप 50,000 की एडिशनल डिडक्शन ले सकते हो। और आपने 80C कंप्लीट कर लिया 1.5 लाख, कोई बात नहीं है, 80 CCD 1B में 50,000 और ले लीजिए। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन अप टू 14% ना, जो एक्चुअल है वो पूरा का पूरा एग्जम्प्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम बात नहीं है। यानी कि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो गवर्नमेंट्स पार्ट है वो पूरी तरह से एग्जम्प्ट है। और एम्प्लॉयर इसलिए यूज किया है कि मैंने आपको बताया कि कुछ कॉर्पोरेट सेक्टर भी है जो कि इसके अंदर सब्सक्राइबर बन चुका है, तो उसके स्टाफ भी हैं, तो ऐसे केस में जो भी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है एनपीएस को, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इज टोटली टैक्स फ्री। Partial withdrawal tax free, lump sum withdrawal in case of superannuation 40% of lump sum withdrawal is tax free. Annuity amount utilized for purchase of annuity is not taxable। ये सारा था नेशनल पेंशन सिस्टम के बारे में। इसके अलावा एक बड़ा अच्छा सा यहाँ पर मेरे पास ये देखिए प्रान नंबर मिलता है, ये होता है इस तरह का नई पेंशन सिस्टम, न्यू पेंशन सिस्टम के अंतर्गत ये हमारे कुछ एब्रीविएशंस यूज होते हैं, एनपीएस, पीएफआरडीए, एनएसडीएल, सीआरए, सीआरए, एफसी, पीओपी,
POP मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं, पॉइंट ऑफ प्रेजेंस। पॉइंट ऑफ प्रेजेंस से मतलब है जैसे पोस्ट ऑफिस या बैंक होते हैं जहां पर आप NPS का पैसा Tier 2 अकाउंट में जमा कर सकते हैं, उसके बारे में ये बात कर रहा है। काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर स्लाइड्स के अंदर बहुत अच्छी सी दे रखी हैं, कैसे कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, कौन, ये कुछ कंपनियों के नाम भी दे रखे हैं। प्लीज़ इस पर, ये पुरानी स्लाइड है, इसमें कुछ चीज़ें नॉट अपडेटेड होंगी क्योंकि ये मेरी ट्रेनिंग से रिलेटेड था। बट आप जो मैंने आपको लिंक शेयर किया है, कहाँ पे लिंक शेयर किया है, आपको लिंक शेयर किया PDF के अंदर, उससे जाएंगे तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। ये कई तरह की स्कीम बताई हैं, इसको आप पढ़िएगा अच्छे से। ये मैं आपके साथ स्लाइड भी शेयर कर दूंगा। यहाँ पे ये 2 लाख वाली जो लिमिट है ना, ये 5 लाख हो गई है, और 1 लाख वाली जो लिमिट है ना, ये 2.5 लाख हो गई है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। डेफरमेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया है, तो ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, शायद ये आपके किसी काम आए। इसके अलावा जो है, मैंने यहाँ पे आपको ये तो शेयर कर ही दिया है। ज़्यादा जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल एड्यूथाला फॉलो कर लीजिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, यू कैन डाउनलोड दिस PDF फ्रॉम दी application of my channel, that is Eduthala. So you can just go to the Play Store and download the application Eduthala. As soon as you download, you are supposed to join a batch. You will join a batch, I will approve it, and you will have access to all the PDFs that I am making over here. So on this note, for tonight I will say goodbye, take care, all the very best. For any doubts आप comment कर सकते हैं, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा, भूलिएगा नहीं। इसी के साथ बाय बाय वंस अगेन, टेक केयर।